अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये है पेपर मई जून 2023 का 2-2 वेरिएंट हमने कर लिया था। ये 2-3 वेरिएंट है, ठीक है। हमारा वेरिएंट नहीं है ये, लेकिन क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं इसलिए बेटा इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1085, आइडेंटिफाई द लैटिस स्ट्रक्चर। देखो, स्ट्रक्चर से मुराद होता है कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर है या जॉइंट है। तो आप लोग को ये बात याद रखनी चाहिए कि जितने आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जॉइंट आयोनिक स्ट्रक्चर होगा। जितने भी मेटल्स होते हैं ना उनका भी जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मेटल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स तो नहीं होते ना, आप काउंट भी नहीं कर सकते। और देख लो, आप जब भी किसी मेटल का सिंबल लिखते हो तो नीचे उसकी तादाद तो नहीं लिखते ना कि इसमें इतने एटम है, तो क्योंकि आप काउंट ही नहीं कर सकते, फिक्स नहीं है। इसलिए जो स्ट्रक्चर है इससे मुराद होता है कि सिंपल या जॉइंट, इसमें से आपने कोई एक वर्ड चूज करना है। और कॉपर है ना तो ये मेटल होगा, तो जॉइंट मेटेलिक स्ट्रक्चर, जॉइंट मेटेलिक स्ट्रक्चर। ठीक है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कॉपर। अब देखो, ये बिल्कुल ओ लेवल्स वाला क्वेश्चन है जिसमें आपने मेटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी। पॉजिटिव आइन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये आपके पास ना, और यहां पर जो अट्रैक्शन होती है आपको पता है कि पॉजिटिव आइन और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, और यही मेटेलिक बॉन्ड है। ये जो मैं बेटा ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं ना, ये आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें पॉजिटिव आइन को उनने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। लेबल करना है आपने, तो फिक्स पॉजिटिव आइन, और ये बेटा आपके पास है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। ये भी ओ लेवल्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं आपसे पूछेगा। द रिलेटिव आइसोटोपिक मास, देखें एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास ना, वो तो आइसोटोप की वेटेड एवरेज होती है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं है, ये आइसोटोप के इंडिविजुअल मास हैं। कि एक जो कॉपर है ना 63, उसका असल में मास ये होता है 62.930, और जो कॉपर का दूसरा आइसोटोप है जिसको आप 65 कहते हैं, उसका असल में मास ये है 64.928, और ये है उसकी अबंडेंस। ठीक है जी। तो पहली चीज तो कह रहे हैं डिफाइन द यूनिफाइड एटॉमिक मास, बेसिकली एएमयू पूछ रहे हैं। एएमयू पता है क्या होता है? जो कार्बन 12 होता है ना बेटा, कार्बन 12, कार्बन 12 को आप अगर 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इक्वल पार्ट्स में तो मैंने डिवाइड नहीं किया, लेकिन अगर आप बेटा कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये जो एक पार्ट होगा ना बेटा, ये वाला, इसका जो मैस होगा वो क्या होगा पता है? इस ये जो एक मैंने एरिया शेड किया है, इसका क्या मैस होगा? पूरे का मैस 12 है, लेकिन इस एक पार्ट का क्या मैस होगा? अपनी बच्चा बता सकता है 1/12 होगा या नहीं होगा? फिर इसको यही कहूंगा ना, 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो ये जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 है, दिस इज 1 AMU। इसको 1 AMU बोलते हैं। कि कार्बन एटम जो कार्बन 12 है, उस कार्बन 12 के अगर आप 12 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें, तो जो एक पार्ट होगा ना कार्बन 12 का, एक पार्ट, उस एक पार्ट को आप कहते हैं दिस इज 1 AMU। तो इसको आप बेटा क्या लिखेंगे? इट इज द mass of 1/12 of the mass of carbon 12 atom। अच्छा, relative atomic mass, define relative atomic mass in terms of AMU। तो डेफिनेशन ये वही है। अच्छा, relative atomic mass में क्या होता है? देखो, जिस तरह आपके पास है ना कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है, तो आप बेटा इन दोनों का एवरेज नहीं लेते। ठीक है, इन दोनों का एवरेज आप नहीं लेते। एवरेज लेंगे तो एवरेज तो क्या आएगा? 12.5 आएगा। हालांकि आप पीरियोडिक टेबल में देखो कार्बन का मैस 12.5 तो नहीं है ना, तो 12.001 है, इस तरह कुछ आ रहा है।
तो आप इसमें लेते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ये होता है कि आपने उसकी अबंडेंस के लिहाज से, वो कैसे होता है कि कार्बन 12 की जो अबंडेंस है उसको उसके मैस से मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज ये 99% है। अगर कार्बन 13 की जो अबंडेंस है वो लेस देन 1% है, 1% नहीं होती, लेस देन 1% है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो आपने लिखना है यहाँ पर, हालांकि मार्क्स की में वो वेटेड का वर्ड नहीं यूज करता, लेकिन बेस्ट होता है कि आप वेटेड एवरेज यूज करें। इट इज दी वेटेड एवरेज, अच्छा, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ, it is a mass of weighted average of all the isotopes of an element। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है relative to 1/12 of the mass of carbon 12 atom, क्योंकि वो ऊपर आप लिख चुके हो ना, इसलिए वो कह रहा है कि in terms of AMU, बस आपने अब AMU अपनी डेफिनेशन में शामिल करना है। तो weighted average of all the isotope of an element compared to unified AMU। तो आपको वो लाइन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 जो ऊपर लिखी है आपने। अच्छा अब आगे चलें, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इन द सैंपल यूजिंग द डाटा इन टेबल 1.1। ये बेटा आपके पास है, आपने रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, बहुत ही सिंपल है कि आपको मास को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है। 62.930 टाइम्स 69.15 प्लस 64.928 टाइम्स डिवाइडेड बाय 100। तो इसका जी मैथ्स क्या आएगा? कोई बच्चा कैलकुलेट कर दे भाई अगर इसको। मेरा कोई बच्चा कैलकुलेट करके कंफर्म करे कि ये आंसर आ रहा है 63.55। शाबाश जी बेटा। हाँ जी बेटा, जल्दी से बताए ना, शाबाश। जी सर, मेरा यही याद है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आप यहाँ लिख देंगे 63.55। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ये है वो ट्रिकी क्वेश्चन। द mass spectrum of a sample of pure copper is shown in figure 1.1। परसेंटेज अबंडेंस बेटा उसने यहाँ दी हुई है और नीचे मैस टू चार्ज रेशियो है। और ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये प्योर कॉपर का है, प्योर कॉपर का। इसमें एक जो कॉपर है 63, उसकी अबंडेंस 46 है। दूसरा जो कॉपर है उसकी अबंडेंस 21% है। कह रहा है आइडेंटिफाई द आयन विद एन अबंडेंस ऑफ 23% इन द सैंपल। देखो असल में ये जो एक्स एक्सिस पर है ना, मैस टू चार्ज रेशियो है। सपोज करते हैं जो 63 पर पीक आई है ना बेटा, ये पता है किस वजह से आई होगी? कि कॉपर का मैस 63 है और मे भी कॉपर के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो 1+ होगा, 1+, तो उसने डिवाइड किया तो 63 आ गया। 65 पर जो पीक आई होगी वो इस वजह से आई होगी कि मैस 65 है और कॉपर पर जो चार्ज है वो 1+ है, तो आपके पास 65 ही आ गया। लेकिन अब वो ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि ये बताएं कि ये जो 23%, ये जो पीक आ रही है किस वजह से आ रही है। देखो अगर ऐसे हो मैस टू चार्ज रेशियो ना, कॉपर का ओरिजिनल मैस कितना है जी 63। अगर कॉपर के ऊपर +2 चार्ज हो, +2, तो आप 2 से जरा डिवाइड कीजिएगा ना इसको, 63 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा जी? 31.5 आ जाएगा। अच्छा अगर आप लेते हैं ना यहाँ पर ये 65 को करते हैं जी 2 से, 65 को 2 से करें ना, 65 डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है 32.5। तो इससे ये समझ आया कि जो 32.5 वाली पीक है ना, ये वाली, ये कॉपर 2+, लेकिन ये 65 वाले की है। और ये 23 वाली पीक आ रही है ना, ये कॉपर 2+ है और ये 63 वाले की आ रही है। तो बेटा आपको यहाँ पर ये बताना है
कि ये जो आइन है विद अबंडेंस ऑफ 23%, ये किस वजह से आ रही है? आपको एक तो चार्ज बताना है +2 चार्ज कैसे पता चला भाई? क्योंकि देखें mass to चार्ज है, m is the mass of copper, e is the charge on copper। अगर आप +3 रखोगे फिर तो ये नहीं आएगी ना, अगर +3 रखोगे फिर तो 31.5 नहीं आएगा, अगर +1 रखोगे फिर भी नहीं आएगा, +2 रखोगे तो ये 31.5 और 23 वाली परसेंटेज वाली अबंडेंस आ रही है। ठीक है, तो इसके पीछे आपने इसका मैथ लाजमी लिखना है बेटा, 63। अच्छा, नेक्स्ट देखें व्हेन पोटाशियम आयोडाइड की याद रखें कि ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है जी, आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो पोटाशियम आयोडाइड इज एडेड टू कॉपर 2 सल्फेट, द ब्लू कलर सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन एंड अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CuI। अब CuI में कॉपर 1+ है। The reaction between the copper ion and oxide ion form only two product, complete the equation। अब देखो बेटा, ये जो आयोडाइड है ना, ये तो ऐसे है ना, देखो आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये देखो, ये कॉपर 2 जो है ये कॉपर 1 में जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया? इलेक्ट्रॉन आयोडाइड ने लूज किया। किसने गेन किया? कॉपर 2 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तभी तो 2+ से 1+ में चला गया। तो आयोडाइड जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयोडीन में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये तो एक तो I2 बनेगा बेटा आपके पास। ठीक है, एक क्या बनेगा? I2। अब आपको सिर्फ यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग बेटा जरा कीजिएगा। देखो यहाँ आपके पास 3 आयोडीन अभी आपको दिख रहे हैं, 3। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सपोज 3 लगाते हैं, सपोज अभी हिट एंड ट्रायल है, 3 यहाँ पर लगाया। अच्छा, कॉपर देखें, कॉपर आपके पास बेटा यहाँ पर है 2+। और अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी देखने जी कि इलेक्ट्रॉन्स आपके आया बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स को भी जरा चेक कर लेते हैं ना। 3 आयोडाइड हैं, और ये 3 आयोडाइड में से एक आयोडाइड एज इट इज है, बाकी 2 आयोडाइड 0 में जा रहे हैं भाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ना, तो यहाँ तो कॉपर एक ही है, यहाँ तो एक कॉपर है भाई। अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं सपोज ऐसे, देखिए अब आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है ना। ये आयोडाइड देखो, यहाँ पर आयोडीन 2 और 2 4, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 लगाते हैं, यहाँ 4 लगाते हैं। तो अब आप जरा चेक कीजिएगा जी, अब आपकी इक्वेशन बैलेंस है। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम सोचते हैं ना, बड़े आसानी से समझ आएगा। 4 आयोडाइड है, 4 आयोडाइड में से 2 आयोडाइड तो एज इट इज हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया भाई। लेकिन जो 4 आयोडाइड में से 2 आयोडाइड थे ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो 0 में गए। और जो 2 इलेक्ट्रॉन आयोडाइड ने लूज किए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? 2 कॉपर। ईच कॉपर 2 इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कॉपर 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन देखो यहाँ पर बैलेंस हो रही है। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से होगा ये आपके पास। अच्छा, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो आप देखो कॉपर 2 कॉपर 1 में जा रहा है। इसका एक और तरीका भी है कि आप देखा करो कि कॉपर 2 कॉपर 1 में जा रहा है ना, तो ये तो हो रही है रिडक्शन। जहां पर रिडक्शन होती है ना, बस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जहां रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन? कॉपर 2+। कॉपर 2+। और ये क्यों, आप इसका आंसर देंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिकॉज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयोडाइड आइन, इट इज gaining the electron from iodide। अच्छा, स्टेट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 2। अच्छा याद रखें, जब भी ट्रांजिशन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी हो तो पहले आयन की मत करें, पहले एटम की कर लिया करें, उससे थोड़े गलती से बच जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। लेकिन आपको पता है कि क्या होता है जी इसमें? 4s1 3d10 हो जाएगा, 4s1 और ये हो जाएगा 3d10।
ये पता है ना बेटा, एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप करेगा ताकि डी जो है ना फुलफिल्ड हो जाएगा, स्टेबल है, क्योंकि एस और डी में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, और आपको पता है जब भी ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट। पहले 4s इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देन 3d से, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये होगी 2 प्लस की 1s2 2s2 2p6 3s2, और इसके बाद बेटा 3s2 के बाद 3p6 और 3d9, 3d9 होगा, ठीक है। और 4s0, 4s खत्म हो गया, वो आपने नहीं लिखना। ये नीचे वाला काम आपने एग्जाम में नहीं करना, ये साइड पर रफ वर्क में कीजिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। The reaction of pure aluminum is only observed if the aluminum oxide layer is removed first। आपको पता है ना बेटा, ये सब बच्चों को कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ना ऊपर कोटिंग होती है। यही रीजन है कि आप एल्यूमिनियम फॉइल को देखें, यूज करते हैं फूड को रैप करने के लिए, तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग है, जिसकी वजह से जो आपका फूड है वो एल्यूमिनियम से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ये ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर आपने रिएक्शन करवाना है एल्यूमिनियम का, तो यू हैव टू रिमूव दिस ऑक्साइड कोटिंग। कह रहा है व्हेन प्योर एल्यूमिनियम is added to cold water, bubbles of gas are seen. State one property of aluminum oxide that explain why aluminum object does not react with cold water until the aluminum oxide is removed। अच्छा, ये आपने कोई प्रॉपर्टी बतानी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, कि जिसकी बेस पर आप ये उसको एक्सप्लेन कर सकें कि क्यों एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। देखिए, पहली बात आप इसमें ये बता सकते हैं, एक ही बात बतानी है, लेकिन 2-3 ऑप्शन आपके पास। अब ये बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। भाई अगर कोई चीज वाटर में डिसॉल्व भी नहीं हो रही तो रिएक्शन कैसे करेगी? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है जी। तो ये आप इसमें बता देंगे, ज्यादा अच्छा आंसर है। या फिर आप ये क्या बता सकते हैं कि जो ऑक्साइड कोटिंग है ना, ऑक्साइड कोटिंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो ऑक्साइड कोटिंग है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट देखें, राइट एन इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपको पता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज M4 ऑक्साइड विद एक्सेस ऑफ NaOH। इसमें मैं आपको 2 इक्वेशंस लिख देता हूं, जो से आपको आसान लगे वो आप कर ले। जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी है वो ये देखो, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 2 मोल ऑफ NaOH, 3 मोल्स ऑफ वाटर। ये इसी तरीके से याद रखें, फिर आपको भूलेगा नहीं। 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, 2 मोल NaOH के, 3 मोल वाटर के, और इसमें सिर्फ सॉल्ट बनेगा, वाटर वगैरह नहीं बनेगा। 2NaAlOH4। आपको पता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस टाइम NaOH से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है। अच्छा, या ये कर ले, इससे आसान इक्वेशन भी है, वो भी जरा देख लें। Al2O3, स्टेट सिंबल भी डालने चाहिए। अच्छा, ये आपके पास सॉलिड स्टेट में आया, ये आपके पास बेटा एक्वस, ये आपके पास वाटर, और ऑल ग्रुप 1 सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। ग्रुप 1 के सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है। दूसरा बेटा आप ये लिख सकते हो, जो मैं रेड कलर से भी लिख रहा हूं, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH। इसमें जो सॉल्ट बनेगा 2NaAlO2 प्लस वाटर। तो जो मर्जी इक्वेशन आप लिख दो। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड, सोडियम वाटर सॉल्युबल, सोडियम वाटर सॉल्युबल, वाटर लिक्विड। तो यहाँ पर देखें बेटा, आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है, इस लिहाज से आपको आसान लग रही होगी कि इसमें वाटर एक तो शामिल नहीं है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड काम कर रहा है, NaOH एज ए बेस, तो ये सॉल्ट बन रहा है, NaAlO2, और साथ में वाटर भी बन रहा है, ठीक है। तो जो मर्जी इक्वेशन आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम वन अदर पीरियड 3 एलिमेंट दैट आल्सो प्रोड्यूस बबल्स ऑफ गैस व्हेन एडेड टू कोल्ड वाटर। ये बेटा बताएं कौन सा चूज करूं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आगे तो बस नॉन मेटल शुरू हो गए। इसमें से कौन सा चूज करूं, मैग्नीशियम चूज करूं या सोडियम? सोडियम। हाँ जी बेटा, सोडियम। बेटा इसमें सोडियम चूज करेंगे। उसकी रीजन ये है भाई कि जो मैग्नीशियम है ना, वो वाटर से रिएक्शन करता है, लेकिन बहुत स्लो, आपको बबल्स नहीं नजर आएंगे। और ये बड़ा क्लियर बेटा उसने आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि अगर आप मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर में डालते हो, तो अगर मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर से रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, लेकिन आधी टेस्ट ट्यूब अगर आपने हाइड्रोजन गैस की बनानी है ना,
तो उसको कलेक्ट करने के लिए 1 वीक लगेगा, इतना स्लो रिएक्शन होता है, इसलिए आपने मैग्नीशियम नहीं रखना। वो कह रहा है कि आप ऐसा रिएक्शन बताएं कि कोल्ड वाटर के अंदर आप मेटल डालें पीरियड 3 का एलिमेंट, तो बबल्स ऑफ गैस, तो जाहिर बात है सोडियम डालेंगे तो आपको बबल्स दिखेंगे भी वहां पर, ठीक है। तो मैग्नीशियम की तरफ आप नहीं जाएंगे, सोडियम की तरफ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी अब। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट is a white soluble salt, ठीक है। all nitrates are water soluble ना। on heating aluminum nitrate thermal decomposition occur and brown gas is seen। brown gas का मतलब है कि इससे NO2 गैस बन रही होगी। state the formula of the salt of another element in period 3 which also decompose on heating to produce a brown gas। अब देखो पीरियड 3 एलिमेंट। अच्छा बेटा आप लोग काइंडली थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह बिल्कुल म्यूट करके नहीं बैठेंगे, ठीक है। मुझे अब जरा बताएं कौन सा लूं जी, मैग्नीशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट? जी बेटा, बेटा क्या इसमें चूज करूं, मैग्नीशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट? बेटा बोलिएगा ना, इससे तो बड़ा मसला होगा, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर तो। मैग्नीशियम नाइट्रेट। सोडियम क्यों नहीं लेंगे? बेटा याद रखना कि जो ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स होते हैं ना, आप जब उनको डिकम्पोज करते हैं तो नाइट्रेट नाइट्राइट में जाता है, NaNO3 इट गिव्स NaNO2 और O2 बनता है। लेकिन जो ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स होते हैं ना, ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स, उनको जब आप डिकम्पोज करते हैं तो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो लिहाजा आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट चूज करना है, ना कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है जी। तो ग्रुप 1 के नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स की तरह नहीं होती, लेकिन ग्रुप 2 नाइट्रेट्स और ट्रांजिशन मेटल नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एल्यूमिनियम aluminum chloride and phosphorus chloride are both white solids, state the maximum oxidation number of aluminum and phosphorus in these chlorides। मैक्सिमम, अच्छा ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है ना, चाहे आप Al2Cl6 देखें या AlCl3, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज जो है यहाँ पर वो +3 ही होगा भाई, ठीक है। मैक्सिमम चार्ज एल्यूमिनियम पर ही है। और जो फास्फोरस का क्लोराइड है ना, एक होता है PCl3, एक होता है PCl5, वो कह रहा है आपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। तो PCl3 में क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस होगा, -3 +3, यहाँ पर देखो -5 और ये +5, तो यहाँ पर बेटा आपके पास +5 आ रहा है PCl5 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर PCl3 में क्लोरीन +3 आ रहा है। स्टेट व्हाई द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम is different from that of phosphorus। बेटा एल्यूमिनियम का +3 क्यों है? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है भाई कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो एल्यूमिनियम के अगर आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 लूज करेगा, फास्फोरस के आउटर शेल में 5 है तो वो 5 लूज करेगा। राइट एंड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सॉलिड फास्फोरस क्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ वाटर। पर इसमें देखो आपको 2 एसिड बनाने, एक HCl बनाना है और एक आपको H3PO4 बनाना है। देखो 5 क्लोरीन है ना, तो यहाँ 5 HCl, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, 5 और 3 8 हो गए, तो यहाँ 4 करोगे और अब आपके पास बेटा फास्फोरिक एसिड भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एडेड टू वाटर। याद रखें जब एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं ना, तो पहले तो बनेगा बेटा आपके पास एल्यूमिनियम आयन ये, और साथ में क्लोराइड आयन। लेकिन याद रखिए जो एल्यूमिनियम आयन है ना एक्वस, ये इसका ये मतलब होता है, एक्वस का मतलब है कि एल्यूमिनियम को 6 वाटर्स ने सराउंड किया हुआ है। अब सुने, अब क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज, जो एल्यूमिनियम आयन है इसके ऊपर बेटा चार्ज बहुत ज्यादा है। एक मिनट, एक मिनट सिर्फ, हाँ। अच्छा ये जो एल्यूमिनियम है ना इसके ऊपर चार्ज पता है कितना है, इसके ऊपर चार्ज है +3, ठीक है। तो हाई चार्ज की वजह से ये एल्यूमिनियम क्या करता है, एक वाटर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देगा। और आपको पता होगा बेटा, आपने ये याद किया होगा कि
इस तरह की चीज आपके पास बनती है, फिर +2 और एक H आयन बनता है, और ये H आयन और ऊपर जो Cl बना हुआ है HCl बनता है बेसिकली। तो बेसिकली रिएक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम आयन इज रिएक्टिंग विद वाटर, एल्यूमिनियम आयन वाटर से रिएक्शन कर रहा है, और वाटर क्या कर रहा है, एक ये H आयन किसने डोनेट किया पता है, ये जो छठा वाटर का मॉलिक्यूल था ना, उसने एक H आयन डोनेट कर दिया। तो रिएक्शन विद वाटर को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन विद वाटर को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन प्रोड्यूस आफ्टर द एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एडेड टू वाटर हैज अ पीएच 1 से 2। क्योंकि बेटा जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो आपके पास HCl बन रहा है ना, ये देखो HCl बन रहा है, और इस HCl की वजह से जो पीएच है वो 1 से 2 होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl। और HCl वाटर में डिसॉल्व होगा और जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी। तो इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि a neutralization reaction occur when sodium hydroxide is added to H2SO4। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल यूज हो रहे हैं और H2SO4 का 1 मोल है इन इक्वेशन, ठीक है जी। अब आप यहाँ देखें इन एन एक्सपेरिमेंट, यहाँ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर ली थी कि व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म, देखें न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, पहले तो ये ज़हन में रहे। क्यों एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि ये जो अल्कली होता है ना बेटा, इसकी तरफ से OH आइन आ रहा है, और जो एसिड है इसकी तरफ से H आइन आ रहा है। तो आपके पास क्या बनेगा, ये H और OH आइन मिलकर वाटर बनाएंगे, 2 मोल वाटर बन रहा है। अगर 1 मोल वाटर बन रहा हो ना, 1 मोल, तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है ये इसने बताया हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो डेल्टा H नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, ये तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की यही होती है, क्योंकि जितने भी एसिड और अल्कली रिएक्शन होते हैं उसमें अल्कली OH आइन दे रहा है, एसिड H आइन दे रहा है, तो उन्होंने मिलकर वाटर तो बनाना ही बनाना है। तो असल में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस वाटर के बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हो रही है, कि वाटर के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अब उसका जो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो NaOH है, NaOH के आप पहले मोल निकाल लें, यहीं पर ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वॉल्यूम इज गिवन और NaOH की कंसेंट्रेशन भी गिवन है। तो मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे, वॉल्यूम टाइम्स कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपके पास आएगा 0.1 मोल ना, NaOH के 0.1 मोल है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के मोल देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो मोल्स टोटल आपने ऐड किए हैं वो भी यही तरीका है कि आपने वॉल्यूम को कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1000, ये बेटा आ रहा है आपके पास 0.06। अब हमने देखना है कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और एक्सेस कौन है। जरा देखो, NaOH के आपके पास आ रही हैं 0.1 मोल, तो ये 2:1 है ना। H2SO4 के कितने मोल रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन हमें ये बता रही है 2 मोल NaOH 1 मोल H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, मतलब जितने मोल NaOH के होंगे ना, H2SO4 के उसके मुकाबले में हाफ होंगे। अगर NaOH के 0.1 मोल हैं तो H2SO4 के पता है कितने होंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आएगा 0.05 मोल्स। ये मोल्स हैं जो न्यूट्रलाइज होंगे। तो अमाउंट ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज 0.05। आपने टोटल कितने लिए हुए थे H2SO4 के मोल्स, 0.06, जो यूज हुए ना यूज्ड मोल वो हैं 0.05, और एक ये बच जाएंगे, लेफ्ट जो मोल्स बच गए हैं वो 0.01, ठीक है ना। तो ये तो आपको नहीं करना, ये मैं सिर्फ ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये मोल आपके न्यूट्रलाइज हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आए, कह रहे कैलकुलेट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इन दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट में आप जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं उसमें असल में कुछ हीट लॉस भी हो जाती है, लेकिन थ्योरेटिकल का मतलब है कि नो लॉस ऑफ हीट, और आपने ऑन पेपर जो कैलकुलेशन करनी है वो। Assume that enthalpy change of neutralization of NaOH and H2SO4 is this। इस चीज को दोबारा समझ ले कि जब भी NaOH और H2SO4 रिएक्शन करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, -57।
किलो जूल्स पर मोल से मुराद पता है क्या है कि व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, जब 1 मोल वाटर बनेगा ना, 1 मोल, तो तब इतनी एनर्जी रिलीज होगी -57.1। अगर 2 मोल या 3 मोल वाटर बन रहा है तो इसको आप इस तरह टाइम्स 2 टाइम्स 3 करते जाएंगे। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, फुली डिसोसिएट हो रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, और उसने ये बताया हुआ है कि जो सोल्यूशन है ना, उस सोल्यूशन को जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है उसका मैस 1 ग्राम है, मतलब डेंसिटी 1 है, कि सोल्यूशन का जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है वो 1 ग्राम के इक्वल है। अगर आपने 20 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया हुआ है तो वो 20 ग्राम होगा, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया हुआ है तो वो 100 ग्राम होगा। नो लॉस ऑफ हीट, पर एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस एज कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप बताएं कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम टेम्परेचर, कि जब इसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, ये आपने बताना है इस एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, यहाँ पर ना बेटा, अगर आप ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ लें तो यहाँ उसने आपको ये बताई हुई है बात कि बोथ सॉल्यूशन हैव इनिशियल टेम्परेचर, उसने आपको बताया हुआ है 21.4 बिफोर मिक्सिंग, लेकिन आपने हाईएस्ट टेम्परेचर बताना होगा कि हाईएस्ट टेम्परेचर कितना क्या है। वैसे मैं आपको बताऊं, जनरली ये क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते थे कि आपसे पहले आपको कहा जाता था Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी फाइंड आउट करो, आप Q निकाल लेते थे, फिर आपसे कहता था डेल्टा एच के फॉर्मूला में Q की वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है? -Q/n। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम कर रहा है, यहाँ पर आपसे डेल्टा एच नहीं पूछ रहा है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, फिर उसके बाद आपने फाइनल टेम्परेचर बताना होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपने रिवर्स मेथड यूज करना है। पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? क्योंकि देखो आपको डेल्टा टी निकालना है ना, डेल्टा टी निकालना है, तो डेल्टा टी भी अननोन है, क्यू भी अननोन है, तो पहला फॉर्मूला तो अब यूज नहीं कर सकते ना अभी, तो इसलिए अब सेकंड फॉर्मूले से हेल्प लेते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू -Q/n। डेल्टा एच क्या होता है जी? इंथैल्पी चेंज होता है। क्यू क्या है? हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब। और एन पता है क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? अब अगर देखो को NaOH इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट ना, क्योंकि देखो जो इनिशियल मोल थे NaOH के वो 0.1 है, और H2SO4 के 0.06 हैं। हालांकि H2SO4 यूज हो रहा है 0.05, कुछ H2SO4 बच गया है ना, तो H2SO4 एक्सेस में है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? NaOH इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू उसने दी हुई है -57.1, तो -57.1 इधर लिखा, -Q/n। Q ऐसे ही आ जाएगा, और n आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो वो आपके पास NaOH के आ रहे हैं बेटा 0.1, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 57.1 टाइम्स 0.1 इज इक्वल टू Q। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 5.71। लेकिन अब पता है मसला क्या है, क्योंकि ये आपके पास किलो जूल्स में था ना, ये किलो जूल्स में आ रहा था, अब बेटा आपने इसको जूल्स में लेके जाना है। क्यों जूल्स में लेके जाना है बेटा? देखो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, M आपके पास होता है मैस इन ग्राम, C क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन। अब अगर आप जरा इनको कैंसिल आउट करो ये, तो आपके पास आंसर जूल्स में आता है ना Q का, तो इसलिए बेटा ये जो किलो जूल्स में आई हुई है ना वैल्यू 5, क्योंकि डेल्टा एच किलो जूल्स में था ना, तो इसको जूल्स में लेके जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो 5.71 टाइम्स 1000, तो ये आपके सर पास हम आ जाएगा। लोग 57.1 को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग 2 मोल्स की बात कर रहे हैं। किसको बेटा? 57.1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए ना, क्यों क्योंकि अभी हम लोग करेंगे? 2 मोल्स बिल्कुल की नहीं बात। करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर 0.1 मोल आप यूज कर रहे हो भाई। आप देखो एक्सपेरिमेंट में आप कितने मोल यूज कर रहे हो, वो तो बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल है ना, आप एक्सपेरिमेंट में कितने मोल नहीं यूज कर नहीं रहे हो NaOH के? सर, 57.1 उन्होंने कहा है कि न्यूट्रलाइजेशन की जो डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच वो एक यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के ना। अब हम लोग बात करें जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं, मोल हम नहीं लोग उस हिसाब से ले रहे नहीं हैं। नहीं, उसने 1 मोल का कहा है, तो हम इस लिहाज से कर रहे हैं। उसने कहा है, वैसे अगर आप ये रिएक्शन करेंगे ना बेटा, तो उसमें तो 2 मोल वाटर बन रहा है, लेकिन वो 2 मोल वाटर की तो नहीं कह रहा, वो कह रहा है 1 मोल जब वाटर बनता है तो उस टाइम इतनी एनर्जी चेंज आती है। अगर वो मुझे ये कहता ना कि आप 2 मोल वाटर के लिए एनर्जी चेंज बताएं, तो फिर मैं इस वैल्यू को टाइम्स 2 करता ना। उसने 2 मोल के लिए क्या है, या वो 0.1 के लिए कह रहा है, ये बताओ। 0.1। 0.1 के लिए कह रहे हैं ना, तो मैं इस वैल्यू को टाइम्स 2 क्यों करूंगा? अगर वो ये कहता कि भाई
कि डेल्टा एच नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ना वो -57.1 आ रहा है। आप ये बताओ कि अगर 2 मोल वाटर बनेगा तो फिर कितनी एनर्जी चेंज होगी, फिर मैं टाइम्स 2 करता बिल्कुल, लेकिन अभी तो वो 1 भी नहीं ले रहा, वो तो 1 से भी कम यूज कर रहा है, 0.1 यूज कर रहा है भाई। ठीक है, सही है। अच्छा, अब बेटा देखो, अब आपने क्यू निकाल लिया ना, ये अब आप ये 33.8 फॉर्मूला, आंसर है। क्या बेटा? 33.8 आंसर है। फिर अभी चेक कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी आ गया। अब Q आपके पास है 5710। M उसने कहा है मैस, और उसने यहाँ पर बताया कि जितना वॉल्यूम होगा ना उतना आपका मैस होगा, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम के इक्वल है। तो आप देखो, आपने 50 क्यूबिक सेंटीमीटर एक लिया और 60 एक लिया, तो 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 ग्राम्स। तो आपके पास मैस क्या आ जाएगा? 110 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने दी हुई है 4.18। डेल्टा टी बेटा आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो अब आप इस तरह करोगे, 5710 डिवाइडेड बाय 110, 4.18 इज इक्वल टू डेल्टा टी। बेटा डेल्टा टी क्या आ रहा है? जल्दी से कोई बच्चा बता दे भाई। 12.4। 12.4। अच्छा, अब बेटा देखें, ये जो 12.4 आ रहा है ना, ये चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। आपने मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है। वो इस तरह होता है ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। चेंज इन टेम्परेचर तो आपने निकाल लिया 12.4। आपने तो हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना था ना, तो T2 आपको फाइंड आउट करना है। और T1 क्या था जी? इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 21.4 था। पर उसको इधर ले जाओ, इस -21.4 को उस साइड पर ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 12.4 प्लस 21.4। T2 क्या आ रहा है भाई? हाईएस्ट टेम्परेचर कितना आ रहा है? सर 33.8 आ रहा है। तो ये आपका आंसर है। बेसिकली वो डिफरेंस नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर अगर था 21.4, तो ये बताओ कि इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया है। तो वो आपने हाईएस्ट टेम्परेचर बेटा यहाँ से बताना है। ठीक है जी, अब सर आते हैं मैंने नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन की आपको मैं तरफ। बताया था कि मैंने वो मल्टीप्लाई बाय टू किया है, और मेरा 12.4 ही आया आंसर। तो वो समझ नहीं आ रही मुझे। बट आपने किसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है? सर मैंने इस तरह किया है कि मेरे ख्याल में मैंने मोल्स मैंने लिए थे 0.05 मोल्स, हमने H2SO4 जो कि मैंने गलत ले लिए मेरे ख्याल में। वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लेने थे, नहीं नहीं लेकिन नहीं, मैंने मेरी जीरो बात सुनो, जीरो नहीं नहीं, एक मिनट यही रुको। आप 0.05 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अब कर तो ये सकते हैं यूज ना। हो रहे हैं ना। देखो, आप ये हाँ तो जी, यूज हो रहे हैं, आप 0.06 नहीं ले सकते थे क्योंकि वो एक्सेस में था। ठीक अब है। H2SO4 के मोल यूज कितने हो रहे हैं? 0.05। तो 0.05 तो आप यूज कर सकते हो भाई, ठीक लेकिन है, उसमें अगर मैंने आप से मल्टीप्लाई। H2SO4 के, हाँ, अगर आप जी, H2SO4 के मोल लेते ना 0.06, तो ये एक्सेस हाँ जी, वाले मोल हो जाने थे। अच्छा, आगे चलो। ठीक है। फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 114 की है, क्योंकि 57.1 को मल्टीप्लाइड बाय 2 किया था। ठीक तो है, फिर मेरा 5.71 ही आया है, 5.71 यानी किलो जूल्स, जो कि एनर्जी है। और फिर उससे 12.4 आ गया आंसर, चेंज इन ठीक है टेम्परेचर। बेटा, मुझे आप ये सेंड करोगे तो मैं देखूंगा इसको कि अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसमें मुश्किल तो नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एसिड और अल्कली का। ये वीक एसिड है, ठीक है ना? तो Na क्या करेगा? इस H को रिप्लेस कर देगा, बस CH3 COONA और साथ में वाटर, 1 मोल्स। अच्छा, नेक्स्ट देखें, वैल्यूज फॉर द इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आर शोन इन द टेबल। देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये -57.1। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और वीक एसिड है, ये -55.2। थोड़ी सी एनर्जी कम आ रही है। एक तो आपको रीजन समझ आ रही होगी, वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड के केस में जो आयोनाइजेशन है, एसिड फुली आयोनाइज नहीं होता। तो अब वो ये कह रहा है, सजेस्ट व्हाई द वैल्यू फॉर द डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर द वीक एसिड रिएक्टिंग विद NaOH इज डिफरेंट to the value obtained using the strong acid HCl. Assume that the values are determined under the same condition. अब बेटा देखो कि एथानोइक एसिड इज द वीकर एसिड, ये इस तरह आयोनाइज होता है। देखो, CH3COOH पार्शली आयोनाइज होता है। अब पता है क्या होगा? जैसे ही आप OH डालोगे ना, OH आइन डालोगे, तो OH किससे रिएक्शन करेगा? बोलो, OH किससे रिएक्शन करेगा? H आइन से। तो H आइन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगा? ये मजीद डिसोसिएट होगा,
और आप ऊपर से OH आयन मजीद डालते जाओगे तो H आयन यूज होता जाएगा और मजीद डिसोसिएट होगा। लेकिन इसको डिसोसिएट करने के लिए ना, आयोनाइज करने के लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है बेटा। ये खुद ब खुद नहीं होगा फुली आयोनाइज। अगर आप चाहते हो ये फुली आयोनाइज हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए बेटा आपने यहाँ पर बताना है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी क्योंकि यूज हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एच आपका थोड़ा कम आ रहा है। देखो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फुली डिसोसिएशन या टू फुली डिसोसिएट सर मुझे समझ ऑफ नहीं आया। वीक एसिड। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि वीक एसिड क्या 100% आयोनाइज होता है या नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। अब वीक एसिड तो 100% आयोनाइज नहीं हो रहा ना, तो एच आयन आपके पास क्या बनेंगे? कम बनेंगे। बोलो। जी कम होंगे। अब जब एच आयन कम बनेंगे तो वो OH आयन के साथ रिएक्शन भी कम करेगा और कम वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां पर बन रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी चेंज कम आएगा। लेकिन लेकिन वो बेटा यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने ये जो रिएक्शन किया ना दोनों का अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन का मतलब है कि दोनों फुली डिसोसिएट हो रहे हैं। आप एज्यूम करें कि वैल्यूज आर डिटरमिन्ड अंडर द सेम कंडीशन, मतलब कि आपने दोनों को फुली डिसोसिएट किया है। फिर क्यों वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है? तो बेटा फिर वैल्यू का डिफरेंस इसी वजह से आ सकता है कि ये जो वीक एसिड है इसको आयोनाइज, अच्छा ये खुद ब खुद तो सारा आयोनाइज होने से रहा, तो ये वीक एसिड क्या करेगा? सोल्यूशन में जो हीट एनर्जी होगी ना उसको यूटिलाइज करेगा और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। कौन सा बॉन्ड? ये जो, सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है अंदर, एक इस वजह से कम आई है। नहीं ओवरऑल एंडो नहीं एक्सो है, के अंदर और एंडो भी हो रहा है। ओवरऑल दिस सर इज एक्सो बेटा, ओवरऑल दिस इज एक्सोथर्मिक। लेकिन आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें एंडोथर्मिक पार्ट भी हो रहा होता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो तो आपका एंडोथर्मिक पार्ट होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक भी हो रहा था जब नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। लेकिन यहाँ पर इस वीक एसिड को डिसोसिएट करवाने के लिए यू नीड एनर्जी, और ये वीक एसिड एनर्जी कहाँ से ले रहा है? जो सोल्यूशन हीट एनर्जी रिलीज कर रहा था ना, उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एथेनोइक एसिड ने अपना बॉन्ड ब्रेक किया। इसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा एच थोड़ा सा कम आ रहा है। जी बेटा आप पूछो। सर क्लियर हो गया। अच्छा बेटा अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए जी। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज मेड इन द लेबोरेटरी बाय एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू पोटेशियम क्लोराइड, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। बेटा ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो NaCl के साथ आप नहीं करते थे, बस उसने KCl के साथ करवाया है। KCl प्लस H2SO4, तो KHSO4 प्लस HCl, और आपको पता है कि HCl और H2SO4 अब आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इतना तो बेटा पता होगा ना, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन क्लोराइड इसको इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्लोराइड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि क्लोराइड आयन का जो साइज है वो थोड़ा स्मॉल साइज है, इसलिए ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन आयोडाइड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सर चलिए वो बेटा मैं स्ट्रॉन्गर पहले आयोडाइजिंग जी रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए। चलिए मैं आपको पहले ना इसका वो रिएक्शन करके जल्दी से बता देता हूँ। अगर आप सोडियम आयोडाइड लेते हो सर मेरा एक H2SO4 क्वेश्चन के है। साथ, जी बेटा, सर H2SO4 की स्टेट कंसंट्रेटेड होगी या फिर लिक्विड स्टेट होगी? लिक्विड लिक्विड। सर एक MCQ आया था, उधर कंसंट्रेटेड लिखा हुआ था लेकिन वो HBr के साथ रिएक्शन हो रहा था, तो ये लिक्विड एंड कंसंट्रेटेड इंटरचेंजेबली यूज करता है? एक नहीं, जरा फिर पूछो कि एक आप कह रहे क्वेश्चन आया हुआ था जहां पर H2SO4 कंसंट्रेटेड, मतलब नीचे उसने एक्वस लिखा हुआ था। एक्वस नहीं लिखा था, स्टार्ट में लिखा था कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड। बेटा बिल्कुल यहाँ भी कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर भी कंसंट्रेटेड है, तभी तो मैंने एक्वस नहीं लिखा। देखो ना, वाटर डालूंगा तो डाइल्यूट हो जाएगा, लिक्विड है। ओके सर। अच्छा देखो, NaI के साथ क्या होगा? NaHSO4 प्लस HI। अब ये बात जरा सुन लो कि HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। HI के अंदर जो आयोडाइड है ना, इसका साइज बिगर है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा ना बेटा, तो आपके पास I2 बनेगा, SO2 बनेगा, वाटर बनेगा, और भी बहुत चीजें बनती हैं। लेकिन HI देखो यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो आगे फर्दर रिएक्ट कर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आपने बेटा यहाँ पर ये बताना है कि वाई HI is not prepared by adding concentrated sulfuric acid। तो आप बताएंगे कि यहाँ जो HI है ना, HI is a good reducing agent, it reduces the sulfuric acid
और एक मिनट मैं जरा इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ बेटा आप ये बताएंगे कि एच आई जो है, एच आई इज अ गुड reducing agent. It reduces the sulfuric acid into सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में जाएगा। और किस में भेजेगा बेटा? सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड में तो नहीं भेजता ना, सल्फर में भी H2S। भेजता, H2S में भी भेजता है, और खुद किस में चला जाएगा? I2 में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज बतानी है। इसके एक मार्क इसका है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्ट बताने हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड किस में जाएगा। I2 बेशक ना लिखिएगा क्योंकि आपने सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्ट बता रहे हैं ना, तो SO2 S और H2S में भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अ सैंपल ऑफ HI इज एडेड टू 2 क्यूबिक, अच्छा टोटल वॉल्यूम कंटेनर का 2 क्यूबिक डेसीमीटर है और ये टेम्परेचर है और इसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। KC इज गिवन, के सी आपके पास 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कम बना है। ठीक है, अगर 1 से कम होना तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन मिक्सचर में मोर रिएक्टेंट लेस प्रोडक्ट। एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, हाँ, और देखो इक्विलिब्रियम पर एच आई की वैल्यू ये है। स्टेट वन डिफरेंस इन द अपीयरेंस ऑफ द इनिशियल रिएक्शन मिक्सचर कंपेयर टू द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। देखो एच आई इज कलरलेस गैस, एच आई इज कलरलेस, और आयोडीन, आयोडीन है गैशियस फॉर्म में। अगर आयोडीन होता ना सॉलिड तो आपने कहना था ये ब्लैक, ब्लैक सॉलिड है। ठीक है, ग्रेश या ब्लैक सॉलिड, अगर आयोडीन सॉलिड होता। अगर आयोडीन एक्वस फॉर्म में हो ना तो आप कहते हैं ब्राउन सोल्यूशन बनाता है, लेकिन आयोडीन यहाँ पर गैशियस फॉर्म में है तो आप बताएंगे कि कलरलेस टू पर्पल, कलरलेस टू पर्पल। ठीक है ना, ब्राउन कोई नहीं बताएगा भाई, वो सोल्यूशन होगा ना आयोडीन का तब वो ब्राउन होता है, अगर सॉलिड होगा तो वो फिर ब्लैक होगा। अच्छा, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। ठीक है जी, राइट हैंड साइड ऊपर रखेंगे आप तो कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के नीचे आएगी और इसमें जो कॉफिशिएंट है वो पावर बनेगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ I2 प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। देखो आसान है, वो मुश्किल नहीं है। KC गिवन है, राइट, KC गिवन है, और इक्विलिब्रियम पर एच आई भी गिवन है तो ये भी गिवन है, सिर्फ H2 और I2 इज अननोन। लेकिन आप लोग ये तो बेटा सोच सकते हैं ना यहाँ पर कि हाइड्रोजन और आयोडीन की जो कंसेंट्रेशन है, जो इनके मोल्स बनेंगे, सॉरी जो इनके मोल्स बनेंगे वो सेम बनेंगे, 1:1 रेशियो है। ठीक है ना, तो अगर मैं ये कह दूं कि अगर हाइड्रोजन के एक्स मोल होंगे तो आयोडीन के भी एक्स मोल ही बनेंगे। तो इसलिए बेटा अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं जी। के सी है 0.0217, 0.0217 इज इक्वल टू H2 आपके पास कितना है? H2 आपके पास x है, I2 आपके पास कितना है? x है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपको नहीं पता ना, लेकिन आपको ये पता है कि इनके इक्वल मोल होंगे कि 1:1 रेशियो है। और HI कितना है? 1.70, ये दिया हुआ है उसने, और इसका स्क्वायर लेना नहीं भूलना बेटा। अब आप बेटा ऊपर x का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से। 0.70 टाइम्स 1.70, ये हो जाएगा बेटा 0.0217 टाइम्स 2.89, ये मैं इधर ले गया हूँ, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब बेटा इसका आप अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो इसका, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? बच्चा बताएगा जी एक्स क्या आ रहा है? शाबाश, जल्दी से कोई बच्चा अगर बता दे व्हाट इज एक्स। 0.250। 0.250 मोल्स इन 2 क्यूबिक डेसीमीटर भाई, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो 2 है। अब आपको तो कंसंट्रेशन होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर में ना, पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये 2 में आ रहा है। तो अब आप बेटा आप ये बताओ कि कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं ना, आपने कंसंट्रेशन निकालनी है तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल कितने आ रहे हैं? 0.250 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा आंसर। पर इसमें आप ये चेक करोगे कि एग्जामिनर ने मिनिमम कितने यूज किए हुए हैं जी? जी 3 यूज किए हुए हैं उसने। मिनिमम कितने यूज किए हैं? 3 यूज किए हुए हैं उसने। 2.00, 1.70, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आप यूज करोगे 0.125, ये आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट 500 केल्विन। ऊपर वाला कितने पर हुआ था? ऊपर वाला 764 पर हुआ था। ये बात ध्यान में रखो कि ये एंडो है या एक्सो है। भाई ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, आपको पता है डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। HI डिकम्पोज हो रहा है, ये एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक में जितना टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है और उतना केसी फॉरवर्ड बढ़ता है। और केसी बढ़ता भी है भाई। केसी को कौन चेंज कर सकता है? ओनली टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे केसी बढ़ेगा, और केसी बढ़ने का चलो मतलब हम है लोग ऐसे प्रोडक्ट। भी कह सकते हैं ना कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होता है, तो फिर प्रोडक्ट्स यानी कि ज्यादा होते हैं, तो हम इक्वेशन के अंदर अगर डालें तो जितने प्रोडक्ट ज्यादा होंगे केसी उतना ज्यादा उतना होगा। केसी पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेचर करता है, प्रेशर वगैरह नहीं करता। ये सिर्फ नहीं करते टेम्परेचर जी। केसी की वैल्यू को चेंज करेगा। तो अब जरा देखो, डिस्क्राइब द डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 500 कंपेयर टू द 764। तो अब बेटा कि जो आपके पास न्यू मिक्सचर होगा ना एट 500 केल्विन, इसमें स्मॉल अमाउंट होगी H2 की और I2 की। क्योंकि देखो 764 पर थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा हो रही थी, 500 केल्विन पर थर्मल डिकम्पोजिशन कम होगी, तो H2I2 भी कम बनेगा। तो न्यू इक्विलिब्रियम मिक्सचर, न्यू इक्विलिब्रियम मिक्सचर contains lesser H2 and I2। अच्छा जी, यूजिंग Le Chatelier प्रिंसिपल टू डिड्यूस वेदर द डिकम्पोजिशन ऑफ HI इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन योर आंसर। बेटा आपने इस बेस पर नहीं बताना कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन, वो कह रहा है कि आप Le Chatelier प्रिंसिपल की बेस पर बताएं। तो देखो, जब टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर जब ज्यादा था 764, तो केसी की वैल्यू ज्यादा थी, ठीक है। जब टेम्परेचर कम किया तो केसी की वैल्यू कम हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के कम करने से आपका प्रोडक्ट कम बन रहा है। तो ये कौन से रिएक्शन होते हैं भाई जिसमें टेम्परेचर कम करो तो प्रोडक्ट कम बनता है, या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट राइट साइड पे कम जाएगा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जी। तो अब आपने पहले तो ये बात बतानी है कि ये एंडो है या एक्सो है। तो आप बताएंगे दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा जी, देखो इसको इस तरह करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ HI H2 + I2 ना। यहाँ हीट थी भाई, हीट इधर थी। पहले था 764 केल्विन, आपने कर दिया 500 केल्विन। आपने टेम्परेचर कम किया भाई, आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो रिएक्शन किधर जाएगा भाई? जी बताइए। जब टेम्परेचर कम बैकवर्ड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। और टेम्परेचर के कम करने से रिएक्शन आपका क्या बन गया? एक्सोथर्मिक नहीं हो रहा, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, यस सर। एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, by decreasing the temperature, position of equilibrium shift towards left hand side या in exothermic direction, exothermic direction में जा रहा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो रिएक्शन ने इधर जाना था, तो आपने कहना था कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे जा रहा है और ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन है, ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन है, दिस इज एंडोथर्मिक डायरेक्शन। और ये बेटा आपकी एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रही है ना। जब हीट रिलीज हो रही है तो वो एंडोथर्मिक, वो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जी। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, y is formed from x in a single step reaction। फिर आप जरा लास्ट वर्ड नोट, दोबारा दिखेगा। ये बेटा मैं इसको समझाऊं? फिर दोबारा ऊपर ऊपर से दोबारा समझाते हैं। बेटा मैंने ये मतलब कहा कि है, आपको कैसे पता चला कि इधर हमने इक्विलिब्रियम इस चीज का जिक्र करना है, आपने इक्वेशन किस तरह बनाई है? ठीक है, ये देखो आपको वर्डिंग का कैसे पता चला कि हमने इसी मैं तरह ही बताता लिखना होगा? मैं बताता हूँ क्योंकि उसने यूजिंग Le Chatelier प्रिंसिपल का है ना। आप अगर ये लिखोगे ना यहाँ पर कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक क्योंकि HI डिकम्पोज हो रहा है, तो वही वो तो उसने बता दिया। आपको Le Chatelier प्रिंसिपल की बेस पर बताना है, तो अब जरा सुने। आप शुरू में जब ये रिएक्शन कर रहे थे एट 764 और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था ना, यहाँ हीट थी। अब आपने जरा ये सोचना है कि अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाते हो, 764 से बढ़ा करना 864 कर देते हो, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? अच्छा पहली बात तो ये कि Le Chatelier प्रिंसिपल है, तो
पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का वर्ड आपके आंसर में यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो अब आपने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो यूज करना ही करना है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन वो कह रहा है भाई आपने एंडो और एक्सो को जस्टिफाई करना है ना, फॉरवर्ड की जगह। अब आप बताओ कि ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन होगी या एक्सोथर्मिक होगी? एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मोर प्रोडक्ट बन रहा है। यस सर। अच्छा, अगर इस तरह होता, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर इस तरह होता है जी कि H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI और हीट रिलीज हो रही है, और मैं अगर यहां से टेम्परेचर को कम करता हूँ, कम कर रहा हूँ, टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ, ये वर्डिंग जरा ध्यान में रखो। देखो दो चीजें हैं, अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रोडक्ट बढ़े तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और अगर टेम्परेचर के कम करने से प्रोडक्ट बढ़े तो वो एक्सोथर्मिक होता है। अब अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो बताओ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा टेम्परेचर के कम करने से? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ये भी एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है क्योंकि अब मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूं तो मोर प्रोडक्ट बन रहा है, तो दिस इज एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। देखो ना, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में हीट रिलीज होती है या नहीं होती है बताओ? होती है। तो जब मैं फॉरवर्ड जाऊंगा तो हीट रिलीज होगी ना, जब HI बनेगा तो हीट भी तो जनरेट होगी साथ में, तो ये एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है। और एंडोथर्मिक में हीट यूज होती है या नहीं होती? होती है। तो अब वो ये कह रहा है, अब जरा सुनना, मैं अपने आंसर पर आ रहा हूं दोबारा। 764 पर तो आपकी डिकम्पोजिशन हो रही थी, उसने 764 को कर दिया 500 केल्विन। तो ये टेम्परेचर क्या किया जी, कम किया ज्यादा किया? कम किया। तो अब जितनी हीट आपने रिलीज किया ना, सिस्टम उतनी हीट मजीद जनरेट करेगा। रिएक्शन तो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो जब रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो हीट जनरेट होगी या नहीं होगी? होगी। तो ये एक्सोथर्मिक डायरेक्शन हुई या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है कि टेम्परेचर के चेंज करने से, टेम्परेचर के कम करने से, चेंज नहीं, टेम्परेचर के कम करने से अगर हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप इसको एक और तरीके से भी बता सकते थे, अगर आपको ये मेथड नहीं पसंद तो आप फिर हम इस तरह बता केसी के सकते तरीके से बता सकते थे कि उसमें केसी थे। पहले बिल्कुल कम बता था, सकते, मैं वही ज्यादा बता हो रहा हूँ, गया। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। उस तरह भी बता सकते हो बेटा कि एट हाइयर टेम्परेचर वैल्यू ऑफ केसी इज बिगर। क्यों? लेकिन उसमें ये लाजमी बताना है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हायर टेम्परेचर पर ज्यादा राइट साइड पे शिफ्ट करता है, ये लाजमी बात बतानी होगी। ओके सर। और इसी तरह आप ये कह सकते थे कि टेम्परेचर के कम करने से लेसर द वैल्यू ऑफ केसी, इट मींस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पर कम जा रहा है, राइट साइड पे कम जा रहा है, तो आपका केसी क्या हो रहा है, कम बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए बेटा। एक्स से वाई बन रहा है। एक्स में आपके पास है कार्बोक्सिलिक और दूसरा कीटोन है। कार्बोक्सिलिक की जो रिडक्शन होती है, आप देखो यहाँ रिडक्शन हो रही है, अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, तो ये LiAlH4 से होती है, आपको पता होगा, सिर्फ LiAlH4 कर सकता है। और ये जो कीटोन है ना, इसके लिए आप LiAlH4 भी यूज कर सकते हो, NaBH4 भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब देखें, डिड्यूस दी एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ Y का पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला देख लें। ये जी आपका CH3 है, ये OH आ रहा है। अच्छा आगे देखें, CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2OH। पर ये देखें पूरे हो गए। अब इसमें जरा कार्बन देख लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 1, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहे हैं। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा 2 से कर दें इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास C3H7O, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें। So this is the empirical formula. The formation of Y from X required the addition of suitable reducing agent. Construct an equation using the molecular formula and atomic hydrogen for the reaction. Use the H to represent the one atom of hydrogen from the reducing agent. ठीक है, ये देखिएगा, ये आपके पास आ रहा है। आपने ना इन मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बेटा आपके पास कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके पास बेटा हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, 3 आपके पास ऑक्सीजन है। अब ना आपने बेटा इनकी रिडक्शन करनी है।
देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, उनकी रिडक्शन के लिए आपको 4 एटॉमिक हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, ये बात पता है? 4। क्यों 4? क्योंकि 2 एटॉमिक हाइड्रोजन इधर आएंगे और 2 जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं बेटा, इस तरह होता है ना ये। तो 4 इसके लिए, और कीटोन के लिए 2 चाहिए होते हैं। कीटोन जो होता है ना बेटा, उसके लिए 2 ही चाहिए होते हैं बस, 2 एटॉमिक हाइड्रोजन। तो कीटोन के लिए आपको 2 एटॉमिक हाइड्रोजन चाहिए। ये देखें, ये 2, और कार्बोक्सिलिक के लिए 4, टोटल 6 चाहिए होंगे आपको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है जी। और अब आपने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा ऊपर बनाया तो हुआ है पहले से, ये देखो, ये C6H14O2, लेकिन साथ में वाटर लिखना नहीं भूलना, क्योंकि भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके साथ वाटर भी बनता है। देखो ना, 4 में से 2 तो इधर जा रहे हैं ना, ये 2, तो जो बाकी 2 हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। आइडेंटिफाई अ सुटेबल नॉन गैसियस रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन गैसियस का मतलब है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन के अलावा बताएं। तो लिथियम LiAlH4 इन ड्राई ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। The complete the table to show the number of sp2 and sp3 hybridized carbon atom in a molecule of X। X में देखें जी, आपके पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, आगे 1 2 3, 3 CH2 है और C डबल बॉन्ड OOH। देखो जब भी कोई कार्बन डबल बॉन्डेड होगा वो sp2 होगा। कार्बन के केस में ये निशानी याद कर लो, जब भी कोई कार्बन डबल बॉन्डेड होगा sp2 होगा। या मैंने आपको एक फॉर्मूला बार बार बताया हुआ है, नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो उससे भी आप बता सकते हैं। और जब भी कोई कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा ना, सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, वो sp3 होगा। तो देखो रेड कलर वाले जो है ना, ये sp3 है, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, CH3 में सारे सिंगल बॉन्ड है, इस CH2 में सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है। तो कितने कार्बन ऐसे हैं जो कि sp3 बना रहे हैं? 4। और sp2 वाले बेटा कितने हैं? 2 हैं। 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं क्योंकि वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। Complete the table 5.2 with the expected observation that occur when the reagents shown are added to separate sample of solution X and Y. Do not refer to temperature change in your answer. सोडियम कार्बोनेट X के अंदर। अच्छा बेटा अब देखो X क्या चीज है, मैं जरा आपको बता दूं। X के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा? मेटल के साथ। ये गौर से सुने, मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मेटल ऑक्साइड के साथ कर सकता है, मेटल कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर एसिड की तरह रिएक्ट करता है ना। तो जिस जिस तरीके से आप एसिड के रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी उनसे रिएक्शन करेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, फिजिंग होगी। लेकिन यहां पर अगर आप बात करते हैं अल्कोहल, बड़ा अल्कोहल के बारे में याद रखिएगा, जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल इज वेरी वीक एसिड, बहुत ही वीक एसिड है। ये अल्कोहल जो है, ये ग्रुप 1 के मेटल, मतलब सिर्फ सोडियम के साथ रिएक्शन कर सकता है। अल्कोहल सिर्फ किससे रिएक्शन करेगा? सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा, ठीक है, बस, और किसी से नहीं करेगा बेटा। अब ना सोडियम कार्बोनेट वगैरह से किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अब जरा देखिएगा इधर कि कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ याद रखिए कि एक्स में आपके पास एक कीटोन है, एक्स में एक कीटोन है और एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वाई के पास बेटा आपके पास अल्कोहल है। तो एक्वा सोडियम कार्बोनेट ऑब्जर्वेशन क्या होगी? फिजिंग, एफेर्विसेंस। एफेर्विसेंस भी लिख सकते हैं, वो भी बेटा बबल फॉर्मेशन को बोलते हैं, एफेर्विसेंस। किस वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ना, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अल्कोहल कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता, नो चेंज, नो रिएक्शन। 2,4-DNPH भाई कीटोन है, कीटोन क्या करता है? ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाएगा, ऑरेंज प्रेसिपिटेट, याद है ना? 2,4-DNPH के साथ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, और अल्कोहल तो नहीं करता, नो चेंज। हाँ अब जरा देखिएगा, एक्वस अल्कलाइन आयोडीन, ऐसे कीटोन जिनमें ये ग्रुप होगा वो आपको आयोडोफॉर्म देंगे, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो एक्स में देखें CH3CO है, बिल्कुल है, ये देखो एक्स तो देगा, वही वाई भी देगा, वाई में सेकेंडरी अल्कोहल है, ये देखो ना कैसे सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3CHOH, ये देखो, याद है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल
अल्कोहल्स में मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो एल्डिहाइड कीटोन में जिनमें CH3CO ग्रुप होगा वो आपको आयोडोफॉर्म देंगे। अल्कोहल में कौन कौन देता है? प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथेनॉल। सेकेंडरी अल्कोहल में वो अल्कोहल जिनमें OH सेकंड कार्बन पर लगा हो, जिस तरह की ये Y में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे और येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे बेटा। CH3 बनता है ना, येलो प्रेसिपिटेट किसकी वजह से बनता है? CH3 की वजह से। तो यहाँ पर भी येलो प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंपाउंड W is used to make additional polymer which is present in the carbon fiber। अब देखो ये असल में ऐसे है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C ट्रिपल बॉन्ड N। पर C ट्रिपल बॉन्ड N को नहीं छेड़ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप वो यूज कर रहे होते हो, ठीक हो ना। तो आपने पहली बात तो जब भी मोनोमर लिखना है इस स्टाइल में लिखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे, एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है इस तरह, और जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक CN है। अब बेटा आपने जब पॉलीमर बनाना है, बेसिकली वो ये स्ट्रक्चर चाह रहा है जो मैं भी बना रहा हूँ, ये ब्रैकेट वाला ये वो चाह रहा है। तो आपने क्या करना है भाई कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स और यहाँ पर CN ऐसे रखने चाहिए बस, ठीक है। ये आपका पॉलीमर होगा, ये मैंने सिंगल रिपीटिंग यूनिट है। नेक्स्ट देखें, CH3CHO is used in a two-step synthetic route to form W। अच्छा ये याद रखें, जब भी एल्डिहाइड से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा हो या कीटोन से और OH और CN ऐड हो रहा हो ना, तो एक तो मैंने आपको निशानी ये बताई है बेटा, आप लोग ये क्या करें कि सोचा करें इन दोनों में कितने एटम्स का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं अगर आपको बताऊं ना, एक इसमें H और एक CN, तो आपको समझ आ जाएगी भाई HCN ऐड हो रहा है, HCN ऐड हो रहा है। तो ये बेसिकली ऐसे था, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, आपने इसमें HCN ऐड किया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, H इज पॉजिटिव CN इज नेगेटिव, तो ये H इधर चला जाएगा CN इधर चला जाएगा, तो आपके पास ये चीज बनी है, देखो CH3 OH H और ये CN, ये बना हुआ है। तो नेम द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन फॉर स्टेप 1। बेटा मैकेनिज्म नीचे कर लेते हैं तो आपको ज्यादा आसानी से नाम देना समझ आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन पहले मैकेनिज्म कर लेना, बड़ा क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म में देखो क्या करना है आपको, डायपोल्स डालने हैं, चार्जेस, लोन पेयर और करली एरोस। तो सबसे पहले ये एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O, इसमें ऑक्सीजन इज नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव, ये आपका बेटा न्यूक्लियोफाइल है CN। ये CN पता है कहां से आ रहा है? HCN से नहीं आ रहा। असल में इस रिएक्शन में जो NaCN प्लस H2SO4, ये बेटा आप यूज करते हैं। क्यों भला? इस रिएक्शन में ना आप ये भी डालते हैं NaCN और H2SO4। क्यों? क्योंकि NaCN का CN और H2SO4 का H आपस में मिलकर HCN जनरेट करते हैं और ये ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है। और इसी रिएक्शन में ये जो बेटा CN है ना, ये एज अ कैटलिस्ट भी काम कर रहा होता है। तो ये जो CN इन्होंने नीचे लिखा हुआ है ना, ये HCN से नहीं आ रहा, दिस CN इज कमिंग फ्रॉम NaCN, ठीक है, चाहे उसने नहीं बताया हुआ लेकिन असल में ये NaCN से आ रहा है। अब बेटा आपने न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर CN इज द न्यूक्लियोफाइल, और एरो जो स्टार्ट करना होता है वो लोन पेयर से, बेटा लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं। तो एरो स्टार्ट्स फ्रॉम लोन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफाइल, ये। और अब क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बेटा टूटेगा, पाइप बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन पर एरो चला जाएगा ऐसे। तो अब ये बनेगा आपके पास HCO नेगेटिव विद लोन पेयर CH3NCN, ये हो गया जी। अब देखें ये जो पाई बॉन्ड था ना, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था ये ऑक्सीजन के पास चला गया, इसलिए बेटा आपने ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि अब HCN आएगा भाई, स्लाइटली पॉजिटिव, CN इज स्लाइटली नेगेटिव। ये अब ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, इसका लोन पेयर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर, और ये हाइड्रोजन CN बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा, ये एरो लाजमी शो करने हैं भाई। और अब आपके पास बनेगा यहाँ पर HC, ये O, ये H, ये CH3 और ये CN, और ये देखो बेटा CN यहाँ पर रीजनरेट हो गया है। तभी तो मैंने कहा था ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, क्योंकि ये रीजनरेट हो गया ना, तो इसलिए ये एज अ कैटलिस्ट। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड हो रहा है भाई, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। ऐड के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पाई बॉन्ड खत्म हो गया ना, अब तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है इधर, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और आज के बाद याद रखना कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं इसमें हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, चाहे रिडक्शन ही क्यों ना हो। पहले भी मैं आप लोगों को बेटा ये बात बता चुका हूँ, फिर सुन लो कि जो आप एल्डिहाइड कीटोन में रिडक्शन करते हैं ना, रिडक्शन, ये भी असल में इसी मैकेनिज्म के थ्रू होती है। ये जो LiAlH4 है ना,
ये जनरेट असल में क्या करता है H-, और ये H- असल में इधर अटैक करके इस तरह कर रहा होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन जितने भी तरह के रिएक्शन, जो भी रिएक्शन देगा वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, चाहे वो रिडक्शन ही क्यों ना हो। उसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड LiAlH4 से रिएक्शन करते हैं उस टाइम भी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही दे रहे होते हैं। सजेस्ट अ सुटेबल रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप 2। अच्छा, स्टेप 2 कौन सा जी इसमें? ये है जी, इस रिएक्शन की बात हो रही है बेटा। यहाँ पर बेटा आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, अल्कोहल था और अब अल्कीन बन रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है भाई, डिहाइड्रेशन। देखो ना, ये CH3 CHOH और ये CN। तो बेसिकली ये इस तरह था जी, यहाँ से ये डिहाइड्रेशन हो रही है। तो डिहाइड्रेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं? डिहाइड्रेशन के लिए आप यूज करते हैं हीट प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या एलुमिना भी यूज कर सकते हैं बेटा, Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फिगर 6.3 शोज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ WCH2 डबल बॉन्ड CHCN। सिर्फ आपने इसमें बताना है मेरे ख्याल T और S का। जरा S देख लें कहां पर आ रहा है भाई। ये 2000 है, 21 22 23, 22 और 23 के दरमियान। जरा 22 23 ये देखें जरा, एक मिनट दोबारा देखें इसको। ये आपका 21 है राइट, ये 22 है। ये 22 के मिड में आ रहा है, मिड में। तो इस रेंज के अंदर ही आ रहा है ना, 23 पे तो नहीं जा रहा है, उससे पहले आ रही है। तो ये एक तो नाइट्राइल की पीक आपको नजर आ रही है कि ये कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये पीक आ रही है। दूसरा है TG। टी को जरा एग्जैक्ट देखिएगा कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये आपका 11 100 12 13 14 15 16, बस 16 से थोड़ा सा आगे आप चेक कर लें, ये जी। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से आ रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये देखें ना। तो S किस वजह से है? S है आपके पास कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और T किस वजह से आ रही है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मॉलिक्यूल ऑफ W डू नॉट शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म, डिस्क्राइब स्टीरियोआइसोमेरिज्म। बेटा स्टीरियोआइसोमेरिज्म ये होता है कि सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। इसकी डेफिनेशन है सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला but different arrangement of atoms in space. Describe two essential features of an alkene molecule. देखो वो जब साइक्लिक बात करेगा तो वो मेंशन करेगा, ये नॉर्मल अल्कीन, एलिफेटिक, एलिफेटिक कहते हैं ओपन चेन, उसकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं सिस ट्रांस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो फिर वो डबल बॉन्ड मूव नहीं कर सकता। तो एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्डेड कार्बन हैज डिफरेंट ग्रुप्स। तो एक तो बेटा आपने कंडीशन बतानी है restricted rotation due to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और दूसरा बात each double bonded carbon has two different groups. Each double bonded carbon has two different groups. अच्छा जी, अब आपने इसके ना ऑप्टिकल आइसोमर बनाने, कायरल कार्बन। देखिए कैसे, देखिए ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा ग्रुप कहाँ लगाते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता इससे। बस इस तरह पहले ड्रॉ कर लिया करें। अब ये जो कार्बन है ना बेटा, ये वाला, ये कायरल कार्बन है आपके पास। अब ऊपर देख लो, ऊपर आपने बनाया हुआ ये इस तरह CH3 है, ये H है, एक OH है और एक CN है, इस तरह। भाई कायरल कार्बन तो है ना, बस आपने चार ग्रुप्स को लगाना है, जहां मर्जी लगा दो। तो एक मैं CH3 इधर लगा देता हूँ, ये H इधर लगा देता हूँ, CN इधर लगा देता हूँ, OH इधर लगा देता हूँ। इसका बस मिरर इमेज आप यहाँ बना दो। तो ये आ जाएगा H CN OH एंड CH3।
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, अगर डेफिनेशन पूछेगा ऑप्टिकल आइसोमर की तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अच्छा, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल ये होता है बेटा CH3 CH2 CN, ये प्रोपेन नाइट्राइल है। इसको हीट कर रहा है विद हाइड्रोजन गैस एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट, द ओनली प्रोडक्ट इज प्रोपाइलेमाइन कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन, रिडक्शन कर रहा है बेटा, रिडक्शन कर रहा है इसकी CH3 CH2 CN। देखो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए एक H2 चाहिए था, दो डबल बॉन्ड खत्म करने हैं 2H2 आप लोगे, तो CH3 CH2 CH2 NH2, ये जो दो हाइड्रोजन इधर और दो इधर ये ऐड हुए हैं अभी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने लिख दी है। नेक्स्ट देखें, प्रोपाइल एमाइन can also be formed in two-step synthesis from propane 1-ol as shown, ठीक है जी। OH, प्रीवियस इक्वेशन दोबारा समझाएं। अच्छा बेटा ये इस तरह किया, देखो ये आपके पास है इस तरह, मैं ओपन करके लिखता हूँ, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब मैं अगर इसमें बेटा एक हाइड्रोजन ऐड करता ना, तो एक हाइड्रोजन एक इधर जाना था और एक इधर, और एक बॉन्ड खत्म हो जाना था ना, ऐसी है। जी सर। दूसरा हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो दूसरा बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, तो क्या ये नहीं बनेगा CH2 NH2? यस सर, ठीक। ठीक हो गया ना बेटा, तो आपने यस इसकी सर। बेसिकली रिडक्शन करनी है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अल्कोहल है और ये अल्कोहल से बन रहा है हेलोजेनो एल्केन। आपको याद है, ये आपने 4 मेथड पढ़े हैं इसके, PCl5 PCl3 SOCl2 एंड HCl2। वो SOCl2 से कर रहा है जो रूम टेम्परेचर पर होता है बेटा, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है, OH की जगह Cl आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट में क्या होगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है बेटा, तो वह नेक्स्ट रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रहा है, ये अमोनिया की यहाँ HCl निकल जाएगा और NH2 इधर आ जाएगा। तो कह रहा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन स्टेप 1। स्टेप 1 बड़ा आसान रिएक्शन है, ये हो रहा है, मेरे ख्याल है आप लोगों के ज़हन में आ गया होगा। ये देखें SOCl2, ये HCl निकलता है, ये यहाँ से SO2 निकलता है, और ये जो क्लोरीन बची है ना ये इधर आकर अटैच हो जाएगी। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा जब वो मैकेनिज्म तो इसका वैसे है भी नहीं हमारे सिलेबस में, तो जब सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा हो तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन क्या करें, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल लगाने की जरूरत नहीं है जब सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा हूँ। आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा है बेटा, हेलोजेनो एल्केन से एमाइन बन रहा है। तो हेलोजेनो एल्केन से एमाइन कैसे बनता है कि आप अमोनिया उसमें डालेंगे, ठीक है। तो रिएजेंट क्या होगा जी, रिएजेंट होगा अमोनिया, लेकिन अमोनिया आप किस में डालेंगे, एक अल्कोहलिक अमोनिया होगी पहली बात, अल्कोहलिक अमोनिया आप यूज करेंगे, अमोनिया इन अल्कोहल। और कंडीशन ये होगी कि हीट अंडर प्रेशर। देखिए ये वाहिद रिएक्शन है, वरना आप हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं हेलोजेनो एल्केन के तमाम रिएक्शंस में। इस अमोनिया के अंदर, क्योंकि अमोनिया इज अ गैस, तो याद रखिएगा गैस के लिए आपको हीट के साथ प्रेशर देना है, ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल जो है ना मैं भी आपको पेपर सेंड कर दूंगा, वो हम इंशाल्लाह कल सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह आपसे हाफिज।